एनीमिया इन प्रेगनेंसी। गर्भवती महिलाओं के अंदर एनीमिया क्यों कॉमनली पाया जाता है, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके क्या क्या रिस्क हैं महिलाओं को और उनके होने वाले बच्चे को, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं डॉक्टर दिशा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई हेल्थ अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। एनीमिया प्रेगनेंसी में क्यों होता है, इसकी क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। एनीमिया, जिसे आम भाषा में खून की कमी बोला जाता है, ये गर्भवती महिलाओं के अंदर क्यों ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू जो फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं है या जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनके कंपैरिजन में। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर। जब भी कोई भी महिला कंसीव करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ऐसा ही एक चेंज उस गर्भवती महिला के ब्लड के अंदर भी आता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो हमारा जो ब्लड है वो किन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है उसके अंदर प्लाज्मा और दूसरी होती है उसके अंदर हमारी सेल्स कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी हो सकती है, प्लेटलेट्स हो सकती है, लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। ये सारी की सारी सेल्स और प्लाज्मा, इनकी वजह से हमारा ब्लड बना होता है। अब प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर जो प्लाज्मा का कंटेंट है वो बढ़ जाता है। जब प्लाज्मा का कंटेंट बढ़ जाएगा, इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारे पास में दो पानी के ग्लास हैं, एक ही ग्लास है जिसको हम अपनी ब्लड वेसल समझ सकते हैं। इस ब्लड वेसल के अंदर ये जो बॉल्स पड़े हुए हैं ये हमारी आरबीसीज हैं। अभी ये जो पानी का ग्लास है ये आधा भरा हुआ है, ये हमारी ब्लड वेसल है जो एक नॉर्मल फीमेल की ब्लड वेसल है, ये अभी प्रेगनेंसी वाले स्टेज में नहीं है। तो अगर हम इस महिला के अंदर हम सीपीसी को टेस्ट करेंगे और हीमोग्लोबिन को मेजर करेंगे तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स आएंगी वो इस आधे ग्लास के हिसाब से आएंगी। अब यही चीज जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के अंदर ये जो ग्लास है इसको आप देखते हैं, ये प्लाज्मा बढ़ गया तो ये ग्लास जो है ये पूरा फिल हो गया। अब जब यहाँ पानी का कंटेंट बढ़ चुका है और जो सेल्स हैं वो सेल्स अभी भी हमारे पास उतनी है, तो जब आप इन दोनों ग्लास में से सीबीसी काउंट को मेजर करेंगे और आप देखेंगे कि इसके अंदर जो पानी है ज्यादा है, तो जो नंबर ऑफ सेल्स जब आप इसमें मेजर करेंगे तो वो कम आएंगी एज कंपेयर टू इस वाले ग्लास में। अब रियलिटी में तो क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स कम है, नंबर तो दोनों में बराबर है। फर्क कहाँ आया है, फर्क आया है कि प्रेगनेंसी के अंदर प्लाज्मा बढ़ गया, तो जो पानी था वो ज्यादा हो गया। इस वजह से जब हमने यहाँ पे रिपोर्ट चेक करी तो यहाँ पे इस पेशेंट को एनीमिया आ सकता है और इस पेशेंट को एनीमिया नहीं आएगा। यही रीजन है कि जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में हम जो हमारा पैरामीटर है, जो नॉर्मल रेंज है, उसको हम कम मान के चलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल्स के केस में। प्रेगनेंसी में अगर किसी फीमेल का हीमोग्लोबिन 11 से कम आ रहा है तो उसको हम एनीमिया में काउंट करते हैं। बेसिकली हम नॉर्मल रेंज मानते हैं 11, और अगर वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो 10.5 को भी हम नॉर्मल रेंज मान लेते हैं। ये चीज हम नॉर्मल फीमेल्स के अंदर नहीं मानते। नॉर्मल फीमेल्स में अगर 12 को हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो ये तो हुआ कि एनीमिया प्रेगनेंसी के अंदर कॉमनली क्यों होता है, क्योंकि एनीमिया वो जो प्लाज्मा है वो उनके अंदर बढ़ जाता है। हम बात करते हैं एनीमिया क्यों होता है और एनीमिया की कौन कौन कितने टाइप्स ऑफ एनीमिया है जो प्रेगनेंसी के अंदर हो सकता है। तो ये सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है वो तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो आयरन की कमी की वजह से महिलाओं को होता है। और अगर हम इसको एनएफएच सर्वे के हिसाब से माने, एनएफएच सर्वे जो 5th सर्वे है, तो अगर हम मान के चलिए तो प्रेगनेंसी वाली जो महिलाएं हैं उनके अंदर 52% महिलाएं जो हैं इस एनीमिया के साथ में वो इफेक्टेड हैं एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर। अब अगर हम दूसरे एनीमिया की बात करें, दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है वो हो सकता है न्यूट्रिशन एनीमिया। न्यूट्रिशन एनीमिया नाम से पता चल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। वो कौन कौन सा न्यूट्रिशन हो सकता है, अगर आपकी डाइट के अंदर फॉलिक एसिड की कमी है, अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन B12 की कमी है, तो भी महिलाओं को एनीमिया हो सकता है इस दौरान। तीसरा हो सकते हैं आपके एप्लास्टिक एनीमियास। इसके अलावा कई महिलाओं को थैलेसीमिया माइनर भी हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को थैलेसीमिया माइनर होता है तो उन केसेस में हम कुछ अलग टेस्ट होते हैं हीमोग्लोबिन और सीबीसी के अलावा, जिसको हम HPLC के टेस्ट है उसको हम बोलते हैं, हम वो टेस्ट करवाते हैं। अगर उस टेस्ट के अंदर महिला पॉजिटिव आती है
तो इन दैट केस चांसेस हैं कि जो बच्चा होने वाला है उसको भी थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है, अगर उसके फादर को भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो। इसके अलावा हेमोलिटिक एनीमियाज हो सकते हैं, और अगर हम बात करें तो ल्यूकेमियाज हो सकते हैं, बट ये रियर कॉज है। अगर हम मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, दूसरा है आपका न्यूट्रिशन एनीमिया। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं, और जैसे मोस्ट कॉमन कॉज क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो अगर हम अपनी डाइट के अंदर आयरन कंटेंट को सही रखते हैं तो हम एनीमिया से बच सकते हैं, और उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी हम बच सकते हैं, हमारे बच्चे को भी उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। सिम्टम्स की महिलाओं को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं अगर उसको एनीमिया है। तो जो फीमेल है उसको सर में दर्द हो सकता है, उनको बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, उनको नॉर्मल स्टेयर चढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में जो पहले बहुत आराम से चढ़ लेती थी उसको चलने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। उनको जो काम करना है, काम में बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें उनको दिक्कत आ सकती है, सांस फूल सकती है उनको। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन पीली पड़ सकती है, येलोइश टिंज आ सकता है, कई लोग उसको स्किन को सफ़ेद पड़ जाना भी बोलते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को चेस्ट में पेन हो सकता है। ऐसे इस तरह के सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को आ सकते हैं। साइंस में अगर हम बात करें तो पेशेंट के ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट के जो नेल्स होंगे बहुत ही कमज़ोर होंगे, या फिर जैसे चम्मच होती है स्पून शेप जिसे हम कॉलिनिकिया कहते हैं, उसमें इसके नेल्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को एनीमिया के अंदर आ सकते हैं अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिक है। तो नॉर्मल रेंज की बात करें कि कितना हीमोग्लोबिन एक्चुअली में होना चाहिए एक प्रेग्नेंट फीमेल को, जब हम मान के चलते हैं कि वो एनीमिक है, तो देखिए अगर हम नॉर्मल वुमेन्स की बात करते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अगर उनके अंदर 12 है तो उसे हम नॉर्मल कैटेगरी तो मान के चलते हैं। बट एनीमिया अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी की स्पेशल कंडीशन है, प्रेगनेंसी के अंदर हम इस रेंज को 11 मान के चलते हैं, और अगर पेशेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो अगर वो 10.5 तक भी है तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं। बट अगर केसेस पेशेंट आ रहे हैं, और इसको भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अंदर। अगर पेशेंट आ रहा है 11 की से कम की रेंज में तो उसको हम माइल्ड मान के चलते हैं। अगर पेशेंट आ रहा है आपका 7 से लेकर 10.5 की रेंज में तो वो मॉडरेट एनीमिया होगा। बट अगर पेशेंट आ रहा है 7 से नीचे के केस में तो फिर सीवियर एनीमिया की केस है। और ये कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रीटमेंट होगा आपका वो इन कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर पेशेंट हमारे पास में आ रहा है 6 पॉइंट की कैटेगरी से लेस दिन की उसमें, तो पेशेंट को जो है आईवी ड्रिप स्टार्ट किए जाते हैं डॉक्टर की कंसल्टेशन की, उसमें डॉक्टर्स की या हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंडर में उनको आईवी सप्लीमेंटेशन दिया जाता है आईवी ड्रिप्स की फॉर्म में। अगर पेशेंट जो है मॉडरेट वाली केस में है तो अगर रिक्वायर्ड है, पेशेंट ओरल इंटेक नहीं कर पा रहा है तो कुछ टाइम के लिए उनको आईवी सप्लीमेंट दिया जाता है, और उसके बाद उनको ओरल सप्लीमेंटेशन भी दी जाती है। और जो माइल्ड केसेस है उनके केसेस में ओरल जो ड्रग्स है उसके थ्रू ही पेशेंट जो है इसमें ठीक हो सकता है। लास्ट में हम बात करें कि एनीमिया के केसेस में एनीमिया क्यों ज़रूरी है प्रिवेंट करना महिलाओं को इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। बिकॉज अगर हम एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं एनीमिया के मदर के ऊपर और बच्चे के ऊपर। तो देखिए अगर आप मदर की बात करें तो मदर के केस में जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, उनको ब्लीडिंग एक्सेस में होना, मदर जो है लास्ट में पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है मदर को। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो मदर को सहती है लास्ट में। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे के केस में उन्हें प्रीटर्म लेबर हो सकता है, बच्चा आईयूजीआर हो सकता है जिससे हम इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी बोलते हैं। बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी स्लो हो जाएगी और बच्चा जो है टाइम से पहले भी जन्म ले सकता है। तो इस वजह से ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो महिलाओं को हो सकती हैं अगर वो एनीमिया से ग्रसित हैं अपनी प्रेगनेंसी के अंदर। तो अगर हम प्रिवेंशन में बात करें कि क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो एक महिला को लेने चाहिए ड्यूरिंग द अपनी प्रेगनेंसी वाले टाइम पे, वो क्या क्या है आपको एक तो याद रखना है। आपको अपना जो भी आपको सप्लीमेंटेशन दिए जा रहे हैं आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, आपको आप अगर आप आंगनवाड़ी पे दिखाते हैं, आपको आंगनवाड़ी वर्कर ने दिए हैं, अगर आपको किसी आशा ने दिए हैं, तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स को आपको टाइमली आपको खाना है। अगर आपको वो सूट नहीं करते हैं तो आपको आपका सप्लीमेंट जो है उनको चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें आपको खानी है। अगर हम डाइट की बात करें तो आप डाइट के अंदर आप जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आपको इंक्लूड कर सकते हैं। आप दालें हैं जिसमें राजमा है, छोले हैं, चना हो गया, इसको आप अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट कर सकती हैं। इसके अलावा आप
हम जो लोग अगर नॉन वेजिटेरियन है तो जो मीट है, रेड मीट, उसके अंदर भी इसके कंटेंट, आयरन कंटेंट अच्छा होता है, वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेरियंस लोग हैं जो मीट वगैरह नहीं खाते हैं, उनके केसेस में जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया और लेंटिल्स हो गई, कुछ ऐसे नट्स होते हैं जिसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट होता है आयरन का। इसके अलावा वो लोग अपनी डाइट में चुकंदर ले सकते हैं, जिसे हम बीट रूट कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है, उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो डाइटरी एडवाइसेस हैं, इनको आप फॉलो करके भी अपनी डाइट के अंदर आयरन के कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप माइल्ड केस में हैं तो आप धीरे धीरे करके इनको डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। और प्रेगनेंसी में आप अगर सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं आपको, तो उनको भी आपको टाइमली खाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको न्यूट्रिशन एनीमिया से भी आप बच सकते हैं अगर आप अपनी फॉलिक एसिड और आपको जो भी प्री विटामिन दिए जा रहे हैं डॉक्टर की कंसल्टेशन में, अगर आप उनको टाइमली खाते रहते हैं तो आपको अपनी विटामिन्स हो गए, आपको अपने फॉलिक एसिड हो गए, आपको जो भी है आपको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है, उन सारी चीज़ों को आपको अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करना है और आपको खाना है। लास्ट टाइम बात करें, लोगों को एक इशू जरूर आता है जब भी वो आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं। वो इशू उनको जनरली होता है कि वो सप्लीमेंट्स लेने के बाद उनको किसी को गैस्ट्राइटिस होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को पील डार्क कलर के इनको स्टूल आते हैं, किसी को नौजिया होता है, किसी को चक्कर आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पेशेंट को सप्लीमेंट की वजह से हो सकती हैं। तो इन केसेस में आपको एक तो जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि कहीं आप जो आयरन का जो सप्लीमेंट है उसको आप कैल्शियम के साथ तो नहीं ले रहे हैं, आप उसको अपना जो भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के आधे घंटे से 45 मिनट्स के बीच में ले रहे हैं, या फिर खाना खाने के जस्ट बाद उसको ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको आपको हमेशा खाना खाने के 30 टू 45 मिनट्स के बाद में उनको आपको खाना होता है। इसके अलावा उनको आपको नींबू पानी हो गया, प्लेन वाटर हो गया, इसके साथ में आपको उनको आयरन को लेना चाहिए, लेना होता है, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन आयरन का बढ़ पाए। आपको इनको कैल्शियम के साथ नहीं खाना है, आपको इनको दूध, दही, जो कैल्शियम वाली चीजें, अल्कलाइन चीजें हैं, उनके साथ में इनको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन और कम हो जाता है। और अगर आपको फिर भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में भी आयरन को ले सकते हैं, बट वो डॉक्टर की एडवाइस पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें ही होगा। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करके एनीमिया से अपनी डाइट में बदलाव लाके, कुछ सप्लीमेंट्स को फॉलो करके अपनी डाइट के अंदर आप इनकॉर्पोरेट करके एनीमिया से आप बच सकते हैं। लास्ट हम बात करें तो गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, जिसमें एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने चला रखा है, जिसमें वो 6x6x6 की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट बहुत सारी आंगनवाड़ी सेंटर्स हो गया, ऑलमोस्ट सब जगह सब सेंटर्स हैं, CHCs हैं, PHCs हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें हम बोलते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें हम बोलते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हो गए, सब सेंटर्स हो गए। इन सभी जगहों पे आपको आयरन की टैबलेट्स जो हैं वो फ्री में डॉक्टर गवर्नमेंट के थ्रू अवेलेबल आपको हो जाती हैं। तो आपको भी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप किसी भी ट्राइमेस्टर में चल रहे हैं, आपको जाके डॉक्टर अपना INC कार्ड बनवाना चाहिए। बनवाने के बाद आपको वहाँ पे आयरन की टैबलेट्स मिलती हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स मिलती हैं, जो भी प्रोग्राम्स के अंदर आपको टैबलेट्स मिलती हैं उनको खाना चाहिए, ताकि आप अपने आप को और अपने बच्चे को एनीमिया से बचा पाएं। और आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि आपका जो बेबी है, आने वाले 5 महीने 6 महीने तक उसके पास में जो आयरन के स्टोर्स होंगे वो आपके ही आयरन स्टोर्स होंगे जो बच्चा यूज करेगा। तो अगर आज आप एनीमिक हैं इस ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी में, तो वो एनीमिया आपके बच्चे के अंदर भी होगा, और वो जो एनीमिया का जो स्टोर है जो बच्चा 5 महीने से यूज कर सकता था, उसके पास में वो स्टोर पहले ही खत्म हो जाएगा, और इस वजह से बच्चे के अंदर भी एनीमिया की जो कॉम्प्लिकेशन है वो आने वाले टाइम पे डेवलप हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स को हम फॉलो कर ले। फर्स्ट, हम डाइटरी हैबिट्स को अपनी चेंज करें। सेकेंड, हम जो भी सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, जो भी हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसको हम टाइमली खाएं। अगर हम इससे कोई साइड इफेक्ट होता है तो हम जाके डॉक्टर की एडवाइस लें, उनसे डिस्कस करें, और सप्लीमेंटेशन को हम, जो भी हमारा कोर्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं और ये सारी चीजें फॉलो करके हम अपने आप को, हमारे बच्चे को एनीमिया से बचा सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।